नमस्कार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे लर्निंग आर्यवर्त पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लूसेंट सीरीज़ शुरू कर दिए हैं, जिसमें से जीव विज्ञान जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर तक कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करना है उत्सर्जन तंत्र से, जो कि पेज नंबर 369 आप लोग खोल लीजिएगा। पेज नंबर 369 का उत्सर्जन तंत्र से शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। एक्सलेटरी सिस्टम, है ना। एक्सलेटरी सिस्टम देखिएगा, उत्सर्जन को जो बोलते हैं, जीवों के शरीर से जितना भी उपापचयी प्रक्रम होता है, उपापचय मतलब जो भी हानिकारक नहीं बोलिए, मल जैसा हो गया, उत्सर्जन जो है जो बिना काम का है, शरीर क्या करता है उसको बाहर निकाल लेता है ना। तो उसको बोलते हैं उपापचयी प्रक्रमों के में बने विषैले अपशिष्ट। जो भी पच रहा है, मतलब शरीर में हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है, उससे जो है क्या निकलता है, तो अपशिष्ट जो निकलता है, गंदगी निकलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो इसके निष्कासन को हम लोग क्या कहते हैं, निष्कासन से निकलने को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य है नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य किससे है कि नाइट्रोजन वाला जितना भी उत्सर्जित पदार्थ है उसको बोलते हैं। जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि, ये सब निष्कासन होता है, इसी को बोलते हैं साधारण तौर पे उत्सर्जन। जो हम लोग का शरीर करता है, ये करता है नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ। जैसे कि कौन कौन सा देख लिए, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल, ये सब जो है ये नाइट्रोजन से बनता है, ठीक ना। इसीलिए ये जो है नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है। ये सब का निष्कासन होता है उत्सर्जन के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, विभिन्न जंतु एवं उनमें उत्सर्जन। तो देखिए जो जंतु है, इधर उत्सर्जन दिया हुआ है। पहला है एक कोशिकीय जंतु। जो एक कोशिकीय जंतु हो जाता है, जैसे मोनेरा वोनेरा, ये सब जो होता है, बैक्टीरिया ये सब, तो ये विसरण के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं। विसरण के द्वारा क्या करते हैं, अपना उत्सर्जन करते हैं। पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं, पोरीफेरा संघ के जंतु जो होते हैं, वो विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा अपना क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसका जो होता है स्पेशल नलिका तंत्र होता है ना। सिलेंटेट्रा के जो होते हैं, सिलेंटेट्रस जो होते हैं, ये सीधे कोशिका के द्वारा उत्सर्जन कर देते हैं। कोशिका होता है इनका जो सिलेंटेट्रा का, इन्हीं के द्वारा ये क्या करते हैं, तो उत्सर्जन करते हैं। चपटा कृमि जो होता है, वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा अपना क्या करते हैं, तो उत्सर्जन करते हैं। ध्यान में रखिएगा। एनेलिडा जो होते हैं, केंचुआ एचुआ जिसको बोलते हैं, वो सबको जो होता है केंचुआ जोग, ये जो है ब्रिक, इन लोगों में ब्रिक क्या हो जाता है, ब्रिक इन लोगों में पाया जाता है। इसीलिए ब्रिक मतलब जो है किडनी जैसा होता है ब्रिक। इस सब में नेफ्रेडिया द्वारा क्या होता है, ये सब अपना उत्सर्जन करते हैं, ठीक ना। तो इस सब में जो है ब्रिक जो होता है उत्पन्न हो गया रहता है एनेलिडा संघ के जंतु में। आर्थ्रोपोडा जो होता है, जितना भी कीड़ा मकोड़ा जो होता है, कॉकरोच हो गया, चाहे जितना भी है खटमल, ये सब जितना होता है आर्थ्रोपोडा में आता है, मकड़ी उकड़ी। देखिएगा मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा ये अपना उत्सर्जन करते हैं। किससे करते हैं, मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा जो है आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। मोलस्का जो हो जाएगा, जिसमें घोंघा उनका हो जाएगा, ऑक्टोपस, ये सब, ये मूत्र अंगों के द्वारा, इनका जो अंग हो गया रहता है, मूत्र अंग मोलस्का का क्या हो गया रहता है, मूत्र अंग विकसित हो गया रहता है। भले छोटा चाहे जो भी रहे, तो मोलस्का का क्या रहता है, मूत्र अंग विकसित हो गया रहता है, ठीक ना। कशेरुकी जो होते हैं, जो हम लोग हो सकते हैं कसूरकी, जिसका जो है रीढ़ की हड्डी पीछे के पास, रीढ़ की हड्डी जो पाया जाता है, कशेरुकी जो कहते हैं, मुख्यतः उनमें वृक्क के द्वारा जो है, किडनी के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। हम लोग में कैसे होता है, तो वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है ना जी। आगे देखते हैं हम लोग, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है निम्न है, मतलब नीचे जो दिया गया है कौन कौन सा। तो एक पहला है किडनी जिसको बोलते हैं ब्रिक। उसके बाद त्वचा से भी हम लोग पसीना जो निकलता है, ये भी हमारा उत्सर्जी अंग है। लीवर से भी हम लोग का जो है बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है ना। तो ये भी फेफड़ा से हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत सारा फेफड़ा से भी गैस निकलता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, उत्सर्जी अंग कहलाता है, निकलने वाला जो है गंदगी को निकालने का काम करता है। चलिए अब पहले देखते हैं किडनी के बारे में ध्यान देते हैं। तो मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा ब्रिक होता है, किडनी होता है, और इसका वजन मात्र 140 ग्राम का होता है। किडनी का वजन कितना ग्राम होता है दोस्तों, तो किडनी का जो ग्राम है, इसका वजन मात्र 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। मान के चलिए ये हमारा किडनी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा किडनी है। दो किडनी बना देते हैं दोस्तों, ठीक ना। देखिए कितना बढ़िया किडनी बना दिए। तो 140 ग्राम का होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं, ठीक ना। प्रत्येक ब्रिक जो होता है लगभग 1 करोड़ 30 लाख ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बना होता है।
इसमें जो होता है प्रत्येक किडनी में क्या होता है, लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिका होता है। क्या होता है, नली होता है, इसमें वृक्क नलिका होता है अंदर 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 अंदर, इतना ज़्यादा एक होता है कि आप पूछिए मत। यही क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, जिन्हें हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। जो इसमें से 1,30,000 1,30,00,000 जो होता है इसमें, इसी को बोलते हैं नेफ्रॉन्स, है ना। देखिएगा नेफ्रॉन की जो वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहते हैं। नेफ्रॉन को हम लोग किडनी का क्या कहते हैं, कार्यात्मक इकाई। मतलब यही एक एक इकाई से जुड़ जुड़ के जो बना हुआ है नेफ्रॉन्स, जो बना हुआ था किडनी नेफ्रॉन से, इसी को इकाई बोलते हैं ना। इकाई का मतलब क्या हो गया, यूनिट हो गया। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में, हर एक नेफ्रॉन में एक प्याली नुमा ऐसी रचना होती है, ऐसे करके, ठीक ना। ऐसे 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 ये बना रहता है। एक वो देखिएगा ध्यान से आप लोग, तो आपको दिखेगा, गूगल पे सर्च मार के देखिएगा नेफ्रॉन को सर्च मार के, ठीक ना। तो नेफ्रॉन की जो आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट देखिए दोस्तों। हम आपको रहे हैं, ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन से, देख रहे हैं इसमें कितना सारा जो है, एक नेफ्रॉन से, ये क्या है, ये एक नेफ्रॉन से, ध्यान रखिएगा, ये एक नेफ्रॉन से। अब यही जो प्याली नुमा रचना होती है, उसी को हम लोग बोमेन सैम्पुट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो यहाँ पे हम लोग देखे थे प्याली जैसा रचना था, ऐसे 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 था ना सब, तो यही प्याली जैसा जो रचना होता है, इसी को बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ होता है। क्या होता है, बोमेन संपुट में पतला पतला खून का गुच्छा होता है, ठीक ना, गुच्छा होता है, जो 2 प्रकार की धमनिकाओं से बनता है, ठीक ना। एगो चौड़ी अभिवाही धमनियाँ, एगो पतली अभिवाही धमनियाँ। देखिए एगो इतना सारा 1,30,00,000 जो होता है इसमें नेफ्रॉन्स होता है, नलिका होता है, जो जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। एक नेफ्रॉन के बारे में हम लोग देख रहे हैं कितना सारा कुछ है। तो इसमें दूगो क्या होता है, धमनिकाएँ होता है। एगो नेफ्रॉन के बारे में देखिए, देख रहे हैं तो चौड़ी अभिवाही धमनियाँ, एगो पतली अभिवाही धमनियाँ। तो इतना डिटेल्स में तो डॉक्टरों नहीं पढ़ता होगा। देखिएगा चौड़ी अभिवाही धमनियाँ में जो रुधिर की कोशिकाओं गुच्छ में पहुँचाती है। चौड़ी अभिवाही धमनियाँ जो होती है, रुधिर खून को क्या करती है, कोशिका के गुच्छ में पहुंचाती है। कोशिका गुच्छ में क्या करती है, पहुंचाती है। पतला अपवाही को धमनियाँ जो होती है, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है। जिसके द्वारा क्या होता है, रक्त कोशिका गुच्छ से वापस लेके जाने का काम करता है। ग्लोमेरुलस कोशिकाओं से द्रव्य के छन कर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, परानिस्पंदन कहते हैं। वृक्कों का प्रमुख कार्य जो होता है, रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इनसे आवश्यक और अनुपयोगी पदार्थों की जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर में बाहर निकालना, इनका क्या कार्य होता है, इनका कार्य होता है ना। वृक्कों का रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्क जो होती है, वृक्क इनकी जो वृक्कों की जो रुधिर की आपूर्ति होती है, खून की जो आपूर्ति होती है, अन्य अंगों की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो खून सबसे ज़्यादा किसको चाहिए, खून चाहिए सबसे ज़्यादा वृक्क को चाहिए। किसको चाहिए, किडनी को चाहिए सबसे ज़्यादा खून अपना काम करने के लिए, ध्यान रखिएगा। वृक्क में जो है प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर, अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त क्या होता है, निस्पंदन होता है, रक्त छाना जाता है। कितना, तो वृक्क प्रति मिनट औसतन देखा जाए तो 1 मिनट में 125 मिलीलीटर, चाहे दिन भर में देखा जाए मिलाते तो 180 लीटर दिन भर में वो क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। बताइए कितना गॉड गिफ्टेड चीज़ हम लोग को मिला है, वो भी 2-2 को किडनी मिला है, ठीक ना। देखिए 180 लीटर छान दिया था, एक दिन में छान देता है खून को, और पेशाब में क्या, रास्ते में गंदगी में बाहर निकाल देता है। इसमें से एक 1.45 लीटर मूत्र जो है रोज़ाना बनता है। बाकी निस्पंदन वापस रक्त में फिर से वो क्या कर दिया जाता है, खून को साफ करके शरीर में भेज दिया जाता है। और उसमें से 1.5 लीटर मूत्र को रोज़ाना छान लिया जाता है। सामान्य मूत्र में 95% जल होता है, 2% लवण होता है, और 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। इतना नॉर्मल होना चाहिए सामान्य मूत्र में। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, ध्यान रखिएगा। यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन का विखंडन से ही बनता है। हीमोग्लोबिन का विखंडन से बनता है यूरोक्रोम, है ना। और देखिए हम लोग देखे थे ऊपर में कि अगर शरीर हीमोग्लोबिन को ऑब्जर्व करना छोड़ देता है तो हम लोग को पीलिया हो जाता है। मूत्र जो है अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, ध्यान रखिएगा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावे पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क किडनी के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं, नाइट्रोजन वाले पदार्थ, इनके अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। देखिए वृक्क
ब्रिक ऑक्जेलेट का बना होता है। जो ब्रिक में जो है किडनी में जो पथरी बनता है ना, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है, ठीक ना। देखते हैं त्वचा स्किन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली जो तैलीय ग्रंथि होती है, त्वचा में क्या होता है, तेल वाला जो फैट वसा वाला जो तेल वाला ग्रंथि होता है, श्वेत ग्रंथि क्रमशः जो होता है वो सीबम या फिर पसीने को स्रवण करने का काम करता है। क्या करता है, सीबम और पसीने का स्रवण करता है, ठीक ना। तेल वाला ग्रंथि क्या करता है, इसी माध्यम से हम लोग का पसीना और क्या निकलता है, तो सीबम निकलता है। यकृत के देखिए, यकृत जो है कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनियो को क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन की मुख्य भूमिका निभाता है। तो हम लोग को अगर लीवर ना रहे तो यूरिया हम लोग जो होता है अमोनिया में, मतलब अमोनिया जो हम लोग से पूरा भर जाएगा, ठीक ना। तो अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है, परिवर्तित करके उसको उत्सर्जन से मुख्य भूमिका को निभाता है। तो अमोनिया जो होता है हम लोग के जहर का काम आता है, उसी को यूरिया में बदलने का काम करता है यकृत, है ना। फेफड़ा के बारे में देखते हैं। तो फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे कि लहसुन खाते हैं हम लोग, प्याज खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म हीट करता है, इसीलिए हम देखते हैं अगर लहसुन खाने के बाद हम लोग का गर्मी लगने लगता है। तो प्याज लहसुन कुछ मसाला वाला जो है जिसमें वाष्प ज़्यादा होता है, वाष्पशील घटक होते हैं, इसको उत्सर्जन करने का काम कौन करता है, तो फेफड़ा ही करता है, ध्यान रखिएगा। तंत्रिका तंत्र के बारे में देखिए, नर्वस सिस्टम। एक बार क्वेश्चन आया था ना कि शरीर के टेम्परेचर को मैनेज करने का काम कौन करता है, यकृत था, फेफड़ा था, त्वचा था, ठीक ना। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम तो उस समय पता नहीं था, हम तो मार दिए थे फेफड़ा, ये वाला हमको याद आ रहा था वाष्प निकलने का, लेकिन जो होता है इसका आंसर क्या होगा, यकृत होगा, ठीक ना। यकृत टेम्परेचर को मैनेज करने का काम करता है, हम लोग पीछे पढ़े भी थे। देखिए देखते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम। तो देखिएगा इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान क्या होता है, तो तंत्रिका फैला हुआ है हम लोग का शरीर में, सारे शरीर में, है ना। ये वातावरण के जो परिवर्तन की सूचना हमको संवेदी अंगों के द्वारा, संवेदी मतलब छूने पे जो हम लोग को सब पता चलता है कि कुछ हमको छू रहा है, टच करने से, ये सब संवेदी अंग होते हैं। तो ये जो है वातावरण के परिवर्तन की सूचना संवेदी अंगों के प्राप्त करके जो है विद्युत आवेग के रूप में ये इनकी द्रुत गति के प्रसारण करता है और शरीर में विभिन्न भागों के बीच में क्या कर देता है, तो कार्यात्मक समन्वय स्थापित करता है। मानव शरीर में जो है तंत्रिका कोशिका द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम द्वारा परिचालन होता है। किसके द्वारा जो होता है हम लोग को संवेदी जो है वैद्युत संकेत का पता किससे चलता है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है इसी धातु के कारण क्या होता है हम लोग शरीर में जो है तंत्रिका कोशिका जो है गमन करता है, सोडियम और पोटेशियम के कारण, है ना। मनुष्यों का जो तंत्रिका तंत्र हो जाए वो 3 भाग में विभक्त हुआ है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त या स्वाधीनीय तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नेर्वस, है ना, नर्वस ऑटोनोमिक। अच्छा देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का वह भाग है केंद्र वाला जो संपूर्ण शरीर में स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। केंद्रीय वाला जो होता है स्वयं तंत्रिका तंत्र का ओरिजिनल पार्ट हो गया जो है, यह केंद्रिका तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का जो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र है 2 भागों में मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क जो है हमारा माथा और इसमें से पीछे से जो मेरुरज्जु निकला रहता है वही ये जो है हमारा दोनों क्या है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो चलिए मस्तिष्क के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर मेरुरज्जु के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक ना। चलिए इतना कौन बड़ा बात है। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है अस्थियों के खोल क्रेनियम के बंद रहता है। क्रेनियम जो होता है माथा में जो टन टन मारते हैं हम लोग, तो यही क्रेनियम होता है, उसी के अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है, बहुत मुलायम रहता है। अगर वो क्रेनियम नहीं रहे तो हम लोग को कोई एक झापड़ मार दे माथा में तो हम लोग पागल हो जाएंगे, क्योंकि उस पर चोट लग जाता है ना। और उसमें जो होता है विभाजन होने का नहीं होता है, उसमें टूट के विभाजन होने का क्षमता हो भी नहीं करता है मस्तिष्क में, न्यूरॉन्स में। देखिएगा जो इस बाहरी आघातों से बचाता है क्रेनियम। मनुष्य में मस्तिष्क का वजन जो है 1400 ग्राम का होता है। मनुष्य में कितना होता है मस्तिष्क का वजन, 1400 ग्राम होता है। वहीं हम लोग जो है लीवर का कितना देखे थे, तो 1.5 किलो लगभग देखे थे। वहीं हम लोग हृदय का कितना देखे थे, वहीं हम लोग देखिएगा जो है हम लोग देखे थे लीवर का जो है, लीवर का 1.5 किलो होता था, 1.5 किलो वजन होता था। वहीं हम लोग देखे थे किसका, तो किडनी का देखे थे, किडनी का कितना था, 140 ग्राम का किडनी होता था। वहीं हम लोग देखे थे हृदय कितना था, शायद 300 ग्राम का हृदय था, है ना। वहीं मस्तिष्क का वजन कितना हो गया, 1400 ग्राम का हो गया मस्तिष्क।
सेरिब्रम के कार्य, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम, दिमाग वाला काम इसी में होता है सेरिब्रम में। बुद्धिमत्ता, देखिए लिख रहा है ना, बुद्धि होता है इसमें, याद होता है, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान, वाणी, ये सब चिंतन जो का केंद्र जो होता है वो सेरिब्रम में होता है। जो तेज है समझिए उसका सेरिब्रम बहुत बढ़िया है, जो गधा है समझिए उसका सेरिब्रम गधा है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो प्रेरणा मिलता है इसमें विश्लेषण और समन्वय का काम किया जाता है। उसके बाद आता है थैलेमस, ये भी क्या है, थैलेमस जो है हमारा मस्तिष्क का भाग है। यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने में कार्य करता है ना। थैलेमस, थर्मस में हम लोग क्या रखते हैं, गर्म ठंडा पानी रखते हैं, तो इसे याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं कि दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने में यह क्या करता है, थैलेमस का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस हम लोग सुने होंगे, यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये संवेगात्मक मतलब जितना भी है संवेदी वाला चीज़, अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, स्रावित होने वाले हार्मोन्स इसमें स्रावित होते आता है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि ये सब का केंद्र होता है। कौन सा, हाइपोथैलेमस। भूख लगा किसी को, प्यास लगा, ताप का नियंत्रण करने वाला हो गया, प्यार, घृणा, दोष, गुस्सा, ये सब किस में आता है, हाइपोथैलेमस में आता है। इसका इसी के कारण होता है। रक्तदाब, ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय हो गया, रक्तदाब हो गया, जल का उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी, जितना भी है सब इसी का नियंत्रण का भाग है, किसका, हाइपोथैलेमस का। और ऊपर हम लोग देखे थे थैलेमस, थैलेमस का क्या काम था, तो दर्द, ठंडा, गर्म ये सब बस मात्र देखना था। सबसे ज़्यादा काम तो हाइपोथैलेमस देख रहा है ना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया के कार्य देखते हैं दोस्तों, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया के कार्य। तो यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। दृष्टि, देखने पर और सुनने पर जो नियंत्रण पाया जाता है, यही इसका काम है, किसका, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया का। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया का कार्य है। सेरिब्रल पेडिकल के कार्य देखते हैं दोस्तों। सेरिब्रल पेडिकल क्या होता है, तो इसे क्रूरा सेरिविक भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। सेरिब्रल पेडिकल के कार्य है ना। सेरिब्रल के जो कार्य होते हैं, यह शरीर का जो है संतुलन बनाने का काम करता है। सेरिबेलम, बेलम से याद करिएगा, बेलन से। अगर आप घर आते हैं दारू पी के, आपका संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो बेलन से आपका क्या होगा, पिटाई होगा। ऐसे याद करने के लिए ट्रिक बताए हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। यह क्या करता है, तो आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदना को क्या कर लेता है, ग्रहण करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। मस्तिष्क हमारा जो हो गया, पीछे का जो भाग होता है यहाँ पे, ये मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल या फिर क्रमाकुंचन ग्रंथि, स्राव, हृदय या धड़कना, ये सब श्वसन का नियंत्रण करना है। उल्टी का नियंत्रण केंद्र भी मेडुला ऑब्लांगेटा ही करता है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। उल्टी का केंद्र कौन है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है नियमन। रक्तदाब हो जाएगा, उपापचय, आहार नाल का जो क्रमाकुंचन है, पेट का जो क्रमाकुंचन होता है, ग्रंथि, हृदय का धड़कना, ये सब जो है किस में आता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा में ही आता है, हृदय का धड़कना। श्वसन से नियंत्रण करना, श्वसन जो सांस लेते हैं इसको नियंत्रण, कोई तेज लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, अगर मान के चलिए, तो उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा ही करता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। रक्तदाब, किसी का हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक ना, उसका आहारनाल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आहारनाल पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, उसका पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है ना। हृदय की धड़कन तेज हो जाता है, अगर किसी को डरा दीजिए, श्वसन तंत्र, उसका सांस लेना तेज हो जाएगा, है ना। यही सब मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट माने होता है गांठ, क्या होता है, सिस्ट माने गांठ। मस्तिष्क में अगर सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को हम लोग न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस एनसीसी कहते हैं। मतलब न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस कहा जाता है। अगर मस्तिष्क में सिस्ट हो गया तो, गांठ हो गया तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब एकदम डिटेल्स में बढ़िया से समझाया गया है दोस्तों। मस्तिष्क दिया हुआ है, मस्तिष्क के 3 गो भाग था। एगो अग्र मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क बीच वाला, पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाला, और अग्र मस्तिष्क आगे वाला, बीच वाला मध्य मस्तिष्क, पीछे वाला पश्चिम मस्तिष्क, है ना। यहाँ पे आपको बना देते हैं, देखिएगा मस्तिष्क का फोटो। यहाँ पे जो है आगे का जो मस्तिष्क हमारा हो जाता है, ये हमारा होता है आगे का मस्तिष्क। यहाँ पे पीछे का मस्तिष्क, बीच का ये हो गया, पीछे का मस्तिष्क ये होता है ना। और यहाँ से एब्लॉन्गेटा निकला रहता है नीचे से, ठीक ना। तो ये हमारा जो है ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं, जो है अग्र मस्तिष्क 2 भाग में बांटा गया है। एगो है सेरिब्रम, दूसरा है डाइएन्सिफेलोन। एगो कौन है,
सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का जो आगे का मस्तिष्क है, अपना माथा पे आगे हाथ रखिए, देखिए यहाँ पे दो है आपका क्या है, सेरिब्रम है और क्या है, डाईएंसिफिलोन है, ठीक ना। अब बीच में जो है मध्य मस्तिष्क कहाँ पर है, मध्य मस्तिष्क एकदम बीच में है, सेंटर में। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया इसका भाग है और सेरिब्रल इसका भाग है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सेरिब्रम है और ये सेरिब्रल है। तो सेरिब्रम जो है चिंतन, जो है ज्ञान, बुद्धि, ये सब का काम करता है। सेरिब्रम हम लोग देखे थे। सेरिब्रल क्या है, इसका भी पढ़ते हैं अभी, सेरिब्रल क्या होता है। अब देखिए पश्च मस्तिष्क जो होता है, पीछे का मस्तिष्क, इसमें सेरिबेलम हम लोग देखे थे, बेलन वाला जो है जिसका संतुलन बिगड़ रहा था। मेडुला ऑब्लंगेटा वाला भी देखे थे, उल्टी पर नियंत्रण करने वाला जो था, रक्तचाप ये सब, हृदय पर नियंत्रण करने वाला था, आहार नाल पर नियंत्रण करने वाला था, मेडुला ऑब्लंगेटा था ना जी। तो ये सब हमारा जो है पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, सेरिबेलम या फिर मेडुला ऑब्लंगेटा, ध्यान में रखिएगा। मध्य मस्तिष्क में दूगो है, अग्र मस्तिष्क में भी दूगो है और पश्च मस्तिष्क में भी दूगो है। लेकिन एक और एक्स्ट्रा में जो है डाईएंसिफिलोन में भी दूगो है, जो किसका भाग है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है डाईएंसिफिलोन। डाईएंसिफिलोन का भी दूगो है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका भाग है, तो सबसे पहले जाना है अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क में किसका भाग है, तो डाईएंसिफिलोन का भाग है, ठीक ना। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो डाईएंसिफिलोन का भाग है और डाईएंसिफिलोन किसका भाग है, तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक बार इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक ना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया किसका भाग है, मध्य मस्तिष्क का भाग है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया के साथ कौन सा एगो है, तो सेरी कौन है, सेरिब्रल है, कौन है, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। अग्र मस्तिष्क में दूगो देखे थे, कौन कौन सा, सेरिब्रम देखे थे और कौन देखे थे, डाईएंसिफिलोन देखे थे, जिसमें से डाईएंसिफिलोन में दूगो था, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक ना। और पश्च मस्तिष्क में भी दूगो देखे थे, एगो था मेडुला ऑब्लंगेटा था और एगो कौन सा था जी, सेरिबेलम था, कौन था, सेरिबेलम था, ध्यान में रखिएगा, सेरिबेलम था। बीच वाला मध्य मस्तिष्क में कौगो था, तो मध्य मस्तिष्क में दूगो था, एगो का नाम था कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, दूसरा का नाम क्या था, सेरिब्रल पेंडिकल। यही भूल रहे हैं, यही थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया और सेरिब्रल पेंडिकल, ये जो है मध्य मस्तिष्क का भाग है, ठीक ना। और ये जो है डाईएंसिफिलोन में जो दूगो होबे करता है आगे का मस्तिष्क का। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। ईईजी, इंसेलोफेलोग्राफ, इंसेलो, अरे यार, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ होता है इसका फुल फॉर्म। इसका जो प्रयोग है मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है, मस्तिष्क में जो कार्य होता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ का उपयोग। आइए देखते हैं मेरुरज्जु जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हम लोग देखते हैं, जो माथा में हम लोग होता है, माथा के पीछे से इधर से निकला रहता है जो स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा जो है रीढ़ की हड्डी में जाके पीछे से जो है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो होता है गर्दन के माध्यम से जाता है, इसी को बोलते हैं मेरुरज्जु। जो ये कहाँ रहता है, तो रीढ़ की हड्डी के बीच में रहता है। मेडुला ऑब्लंगेटा का जो पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनता है। पिछला भाग जो हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ पे देखे थे दोस्तों, यहाँ पे देखे थे। जो पीछे का जो भाग होता था इधर वाला जो है पीछे का जो भाग था, ये तो मेडुला ऑब्लंगेटा होता था जी, ये वाला। तो इसी के भाग में ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग में ही क्या होता है, मेरुरज्जु पीछे से ऐसे धागा जैसा मोटा नस निकला रहता है, इसी को बोलते हैं मेरुरज्जु। इसका मुख्य कार्य देखिए क्या क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य करना है। क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है, प्रतिवर्ती क्रिया, कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, ठीक ना, इसके विपरीत क्या कर रहा है, प्रतिवर्ती दे रहा है अपना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसका नियंत्रण का कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र का भाग किसमें है, मेरुरज्जु में है, ठीक ना। मान के चलिए आपके पास, आपको मतलब कोई मारा एक झापड़, आपको, आपका दिमाग तक गया ना, कैसे गया, तो इसी के माध्यम से गया, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, मेरुरज्जु के माध्यम से गया। मस्तिष्क से आने वाले जितना भी उद्दीपन है, संवहन है, यानी आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका, रीढ़ की हड्डी जो है मेरुरज्जु में ही मिलता है, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा, रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में ही मेरुरज्जु पाया जाता है, उसी में सेफ्टी रहता है ना। प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता किसने लगाया था, सबसे पहले मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने क्या लगाया था, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता लगाया था सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्या देखते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, ठीक। इन्हें क्रमशः कपाल, जो क्रेनियल या फिर मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल तंत्रिका कहते हैं। यह भी परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। कौन कौन सा, कपाल और मेरुरज्जु, है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देख रहे थे हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक ना।
तो परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है और ये क्रमशः कपाल और मेरुरज्जु यहाँ तंत्रिका कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है। कितना जोड़ी है? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका है। 31 जोड़ी कहने का मतलब 62 गो है मेरुरज्जु तंत्रिका और 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है, मतलब 24 गो क्या है? कपाल तंत्रिका है। जोड़ी का मतलब 2 गो हो गया ना जी। तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है और कितना है? 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका है, मतलब 62 गो। न्यूरॉन देखिए, न्यूरॉन्स क्या होते हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको फिर से एक बार पढ़ देते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होता है। कपाल का जो तंत्रिका तंत्र है 12 गो है, 12 जोड़ी है माने 24 गो है। और जो मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र जो है 31 जोड़ी है। कितना है? 31 जोड़ी है। 31 जोड़ी है माने 62 गो है। चलिए, न्यूरॉन्स तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका ऊतक की क्या होती है? इकाई होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक ना। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नॉर एड्रेनलिन नामक रासायनिक द्रव्य जो है न्यूरो ट्रांसमीटर पदार्थ है। नॉर एड्रेनलिन ये क्या है? एक नामक रासायनिक द्रव्य होता है जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर पदार्थ होता है। क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर पदार्थ होता है नॉर एड्रेनलिन नामक रासायनिक द्रव्य। स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र अब देखते हैं क्या होता है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु में तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 में प्रस्तुत किया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एगो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एगो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो देखिए यहाँ से भर के क्वेश्चन आता है, एकदम भर के क्वेश्चन आता है, ये आता है। देखो दोस्तों, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग देखे थे। कब होता है? सबसे पहले इसका अवधारणा सबसे पहले लैंगली ने दिया था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का किसने दिया था इसका अवधारणा? तो लैंगली। किसने दिया था? लैंगली। कौन सा 2 गो दिया था? तो एगो अनुकंपी और एगो परानुकंपी। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, है ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया ना। तो अनुकंपी तंत्र के कार्य सबसे पहले देखते हैं। तो त्वचा में क्या होता है ना, उपस्थित जो है खून वाहिनिकाओं का संकीर्ण करता है। खून जो होता है त्वचा में उपस्थित जितना भी खून होता है, रुधिर होता है, रुधिर वाहिनी को क्या करता है? जो वाहिनी होता है नस नाड़ी को क्या करता है? संकीर्ण मतलब सिकुड़ता है, संकीर्ण करता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। देखिए ये सब अनुकंपी का मतलब क्या होगा? जब आपको डर लगेगा पूरा भयानक का, तो आपका बाल खड़ा हो जाता है, एकदम डर जाते हैं। लार ग्रंथि आपका स्राव कम कर देता है। आपका जो मुंह में से लार निकलता है वो सूखने लगता है। आपका मुंह देखते हैं ना, खूब डर जाएगा तो आपका मुंह सूखने लगेगा। हृदय स्पंदन को तेज होता है, आपका हृदय एकदम धड़कने लगेगा। तो परानुकंपी तो अभी नहीं, अनुकंपी देख रहे हैं। अनुकंपी मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप काँप रहे हैं। काँप रहे हैं मतलब डर के काँप रहे हैं। अनुकंपी एकदम, है ना। अनु क्या हो रहा है? काँप रही है, ऐसे याद रखिएगा। अनु लड़की जो है काँप रही है, तो उसको क्या हो रहा है? त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनी में संकीर्ण हो रहा है और क्रिया में बाल खड़े हो जा रहे हैं। लाल ग्रंथि जो लार का ग्रंथि वह सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, हृदय स्पंदन तेज हो जा रहा है, पूरा हार्ट बीट एकदम तेज हो जा रहा है। श्वेत ग्रंथियों का स्राव शुरुआत हो जाता है, खून पसीना आने लगता है एकदम ठंडी के मौसम में भी। ठंड जब डर लगता है तो यह आँख की पुतली को फैलाता है। डर लगता है तो नहीं, आँख बड़ा बड़ा हो जाता है। मूत्राशय की पेशियों का विमोचन हो जाता है। किसी को ज़्यादा डर लगता है तो क्या होता है? मूत्राशय की जो पेशी होता है वो छोड़ देता है, विमोचन होता है, फैल जाता है, ऑटोमेटिक पेशाब निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो डर लगता है तो इसीलिए कोई कोई बच्चा होता है डर के मारे पेशाब कर देता है बिस्तर पर। यह आंत्र में क्रमाकुंचन गति को कम करता है। अगर आपको डर लग रहा है ना, आपका पेट सब छोड़ छाड़ देगा, बोलेगा सबसे पहले यहाँ से तो भागो, खाना वाना हम नहीं पचाएंगे। तो क्रमाकुंचन जो गति होता है इसको छोड़ देता है आंत का। आंत क्या करता है? डर लगता है, तो इसको बोलते हैं अनु क्या कर रहा है? काँप रही है, डर रही है। अनुकंपी तंत्र के कार्य, है ना दोस्तों। और इसमें इससे रिलेटेड और क्या क्या है तो देखिए, इसके द्वारा श्वसन दर भी तेज होता है, सांस एकदम तेज़ी में लोग लेने लगता है एकदम। यह रक्त दाब को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को भी बढ़ाता है। खून में आपका जो है ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, ब्लड शुगर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ब्लड शर्करा क्या होता है? बढ़ जाता है। यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में भी वृद्धि कर देता है। आरबीसी बढ़ जाएगा आपके अंदर। समझ में आ रहा है ना। आरबीसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लाल रुधिर कणिका, यह रक्त में थक्का बनने में मदद करता है। यह रक्त में जो होता है थक्का बनने के लिए मदद करने लगता है। इसमें सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा, क्रोध, इस सब का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो रक्त में थक्का बनने लगा। देखिए जो हार्ट का मरीज है, डर लगेगा उसको, इसीलिए ना हार्ट आता है, हार्ट अटैक आता है। तो रक्त में थक्का बन जाएगा बेचारा, और ही पहले से परेशान है हार्ट से रिलेटेड, डरा दीजिएगा उसको, तो उसके शरीर में और रक्त का थक्का बन जाएगा, बेचारा मर जाएगा जल्दी। तो इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध का प्रभाव पड़ता है। ठीक ना। भय, पीड़ा, क्रोध ये सब का प्रभाव पड़ता है। ठीक ना। डर, चाहे बहुत ज़्यादा दर्द है आपको या फिर बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हैं, ये सब जो है अनुकंपी तरंग तंत्र के क्या क्या है? कार्य हैं। ठीक ना।
कौन कौन सा? भय है, पीड़ा है और क्या है? क्रोध है। इस सब से अभी तक तो भय आपको बताए थे, ये भी याद रख लीजिएगा। पीड़ा और क्रोध भी क्या है? अनुकंपी तंत्र के कार्य हैं। चलिए आगे देखते हैं परानुकंपी दोस्तों क्या होता है परानुकंपी तंत्र के कार्य। तो इस तंत्र के कार्य सामान्यतः जो होता है अनुकंपी तंत्र के कार्य से एकदम विपरीत होता है, एकदम उल्टा होता है परानुकंपी तंत्र। देखिए कैसे क्या क्या होता है, यहाँ पे लिखा है। तो परानुतंत्र यह रुधिर वाहिनी को गुहा को चौड़ा कर देता है। इसमें जो है खून वाला जो नस नाड़ी होता है उसको चौड़ा करने का काम करता है, रिलैक्स करता है। तो उसमें हम लोग डर रहे थे, इसमें हम लोग रिलैक्स होंगे। क्या होंगे? परानुकंपी में क्या होंगे? एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनिकों को छोड़ के, जो कोरोनरी होता है हम लोग को, जो हृदय में जो होता है कोरोनरी हम लोग पढ़े थे, उसको छोड़ के उसको थोड़ी ना फैलाएगा। वो तो अपना काम कर रहा है बेचारा, उसको उस पर तो कोई लेना देना है नहीं। कोरोनरी सिस्टम जो है हृदय के अंदर जो नस नाड़ी जो हम लोग शरीर में बह रहा है उसको चौड़ा करता है, ठीक। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करने लगता है। मस्त आप खुश मिजाज हो जाएगा ना, एकदम खाना खाइएगा दबा के बढ़िया से पचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पाचक रस छूटने का आराम से। नेत्र में पुतली का संकुचन एकदम नॉर्मल रहता है। जब आप एकदम हंसमुख रहिएगा तो क्या रहेगा, आपका नेत्र का जो पुतली रहेगा एकदम नॉर्मल रहेगा। यह मूत्राशय की अन्य पेशियों के संकुचन उत्पन्न कर देता है। मूत्राशय का जो पेशी है वो एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है, एकदम ठीक ठाक रहता है। यह आंतरिक भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। यह तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थिति उत्पन्न करता है। लिख रहा है ना, सामूहिक तरफ से क्या होता है? आराम और सुख की स्थिति में उत्पन्न करता है, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे कंकाल तंत्र, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। यहाँ तक तो था कंप्लीट लिख दिया गया है, इसका मतलब यहाँ तक ही मिला था। अगले पार्ट में हम लोग आते हैं कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। तब तक यहाँ तक लगे दोस्तों, धन्यवाद। आगे चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ना, अपना चैनल है दोस्तों। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, बाबा।